हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बेसिक प्रिंसिपल, हाउ इट्स वर्क एंड व्हाट इज़ इट्स प्रिंसिपल। इस डीसी जनरेटर में सबसे बेसिक चीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और डीसी जनरेटर में हम लोग ये देखते चलेंगे कि सबसे पहले कि ये इसमें डीसी जनरेट होता क्या है, कैसे है। और सबसे पहले इसके बारे में मैं ऑलरेडी जो मैग्नेटिक टर्म्स है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोग के लिए। अगर इसमें कुछ वर्ड्स जो कि रिलेटेड है डीसी जनरेटर से अगर नहीं समझ में आते तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस जो भी मैग्नेटिक रिलेटेड वीडियो है, मैग्नेटिक टर्म्स हैं, वो वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उसमें सारे टर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेन फोकस करेंगे डीसी जनरेटर पे। तो डीसी जनरेटर एक्चुअली होता क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर्स, डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर्स। बोथ डीसी एंड एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे दो टाइप के जनरेटर होते हैं बेसिकली हमेशा, या तो वो एसी जनरेटर होगा या तो डीसी जनरेटर होगा। अ डीसी जनरेटर प्रोड्यूसेस डायरेक्ट पावर वाइल एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग पावर। आपको बेसिक चीज़ें पता होगा इलेक्ट्रिकल की कि जो डीसी जनरेटर है और एसी जनरेटर है उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो एसी जनरेटर है वो अल्टरनेट पावर प्रोड्यूस करते हैं। सपोज ये ग्राफ है, अल्टरनेट पावर यानी कि ये मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम चलता रहता है with respect to time. Okay, while DC generates only direct power. और डायरेक्ट पावर क्या होता है? डायरेक्ट पावर इट मीन्स उस DC पावर की मैग्नीट्यूड ऑलवेज फिक्स होती है, उसमें अल्टरनेट जो मिनिमम और मैक्सिमम पावर जनरेट होते हैं वो नहीं होता। ये होता है AC पावर में। ये हो गया AC पावर और ये हो गया DC पावर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि DC जनरेटर प्रोड्यूसेस डायरेक्ट पावर while an AC जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिव पावर। बोथ ऑफ दिस जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल पावर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं ऑलरेडी फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियो मैग्नेटिक रिलेटेड टर्म्स जो है आप ज़रूर देख लीजिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट कट्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स which induces an electromagnetic force called EMF in the conductor। यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। क्या करना है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज आप इनको मैग्नेटिक फील्ड मान ले और इसमें अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कराते हैं या इस कंडक्टर के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को कट कराते हैं तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि EMF इंड्यूस्ड होता है। ओके, ये होता है फैराडेज लॉ। ओके, इसका डिटेल जो है आप ज़रूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म्स में आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद आपको उसमें भी समझ में आ जाए। आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स linkage with the conductor. This EMF will cause a current to flow if the conductor circuit is closed. The magnitude आपको पता है कि उसमें उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका पावर कितना होगा। तो ये डिपेंड करता है
किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है किस पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स का चेंज होने का रेट है उस पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो रेट चेंज हो रहा है। ओके, लिंकेज विद द कंडक्टर, दिस ईएमएफ कॉज अ करंट फ्लो, और जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होता है वही कारण है किसके, करंट फ्लो होने का, अगर सर्किट क्लोज है तो, यानी कि सर्किट अगर ओपन होगा, यानी कि सर्किट है जैसे कि ये सर्किट है, मान लो ये ओपन है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर यही सर्किट क्लोज हो जा रही है, अगर यही सर्किट क्लोज हो गई, यानी कि यहाँ पे क्लोज हो गई, तो आपको क्या होगा कि ये हमने क्लोज कर दिया, तब जाके करंट को अपना पूरा पाथ मिलेगा और तब फिर करंट फ्लो होगा। हेंस, इसलिए द मोस्ट बेसिक टू एसेंशियल पार्ट ऑफ जनरेटर आर द मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वन कंडक्टर्स विच मूव्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एक तो दो बेसिक चीज़ आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए इस प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड कंडक्टर जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को काटे या इस मैग्नेटिक फील्ड को इसमें आसानी से रोटेट कर सके, जिससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड को बार बार जल्दी विथ टाइम इस मैग्नेटिक फील्ड को काटे, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से अगर ये कंडक्टर को कोई क्लोज पाथ मिल जा रहा है तो क्लोज पाथ होने की वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मेन, अब इस इमेज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि फैराडेज लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, ये दो मैग्नेटिक पोल्स हो गए। ये जो ब्लैक कलर की पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है, ये पैरेलल लाइंस आपको जो दिख रही है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, और ये जो आपको बीच में ये कंडक्टर दिख रहा है जो लूप शेप में है, ये आपको कंडक्टर है, और ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के लिए फ्री होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है इस अगर पोजीशन में है तो वो कंडक्टर किसके पैरेलल में है, मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल में। ये आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर भी पैरेलल है इसके मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, यानी कि ये जब पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कम से कम ये कट करेगा या काटेगा। आप नेक्स्ट इमेज में देखिए, नेक्स्ट इमेज में आप ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वही कंडक्टर लूप है। अब क्या है, ये टोटल परपेंडिकुलर है किसके, इस मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर क्या है, कंडक्टर जो कि लूप शेप में है। अब आप बोलोगे कि लूप शेप में क्यों, क्योंकि हमको एक क्लोज पाथ बनाना है। जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ईएमएफ जो है इंड्यूस तो हो जाएगा फ्लक्स को काटने की वजह से, लेकिन जब तक हम क्लोज पाथ हम अपने पूरे कंडक्टर को, इस सर्किट को नहीं देंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें लूप शेप में कंडक्टर को प्लेस करना होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। यहाँ पे एक चीज़ और जब ध्यान से देखेंगे, सपोज जब मैं आपको अगर ग्राफ वाइज दिखाऊं, ये है टाइम, ये है करंट, सपोज मान लीजिए एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे करंट ले लिया। जब ये कंडक्टर लूप जो है परपेंडिकुलर पैरेलल होता है किसके, इस मैग्नेटिक फील्ड के,
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर होता है यानी पैरेलल होता है, तो इसमें मिनिमम यानी कि 0 आप कह सकते हो, यानी कि मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, या हम कह सकते हैं मिनिमम करंट फ्लो होता है। जैसे जैसे ये कंडक्टर को हम इस जो रो दिख रहा है, जो एरो दिख रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं, वैसे ही वैसे इसका जो है पावर बढ़ता जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये पावर परपेंडिकुलर हो जाए, ये कंडक्टर जो है परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे इस फील्ड में देखिए, जैसे ही ये कंडक्टर हमने वहाँ पे बनाया था ग्राफ, ये T ये I, और वहाँ पे जब पैरेलल था तो 0 था, और जैसे ही जैसे हमने क्लॉकवाइज मूव कराया तो ये गया मैक्स में। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर पोजीशन, और परपेंडिकुलर पोजीशन होने की वजह से ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम कट करता है, जिसकी वजह से ये इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ओके, फिर वापस इसी डायरेक्शन में हम कंडक्टर को मूव कराते जाते हैं, यानी कि पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कराते जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, फिर परपेंडिकुलर से पैरेलल आता है। ये पैरेलल आया, और जैसे परपेंडिकुलर से पैरेलल आया पूरा कंप्लीट, तो फिर ये मिनिमम पावर पे आ जाता है, सिचुएटेड हो जाता है। अब उसके बाद से क्या होता है, फिर से हम कंटिन्यूस रोटेट कराते जाते हैं, तो जो कंडक्टर होता है वो नेगेटिव में भी मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम, ये हो गया है 0 डिग्री, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, यानी कि पूरा एक क्लॉकवाइज आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही सिग्नल जब हम कंटिन्यूस रोटेट कराते जाते हैं तो ये सिग्नल आगे को ऐसे ही हमें कंटिन्यू मिलता जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टरनेट करंट, यानी कि एसी करंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि आपको यहाँ पे एसी करंट गेन हो गया, यानी कि आपने एसी करंट प्राप्त कर लिया। यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे, करंट का डायरेक्शन या रोटेशन ऑफ जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या एक्सप्लेन करता है, ये पहली चीज़, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड में 3 फिंगर्स लेंगे, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। हमेशा मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके जो फ्लक्स लाइंस होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, ये चीज़ हमने बताया था। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाला जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है, जो डायरेक्शन है उसकी दिशा में रहेगा, जो इंडेक्स फिंगर। जो थंब है, ये जो अंगूठा है थंब है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, अब जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा, तो यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर जा रहा है तो ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है, हम किस दिशा में कंडक्टर को मूव करा रहे हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट, जो लास्ट मिडिल फिंगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। ये क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको बताता है कि करंट का डायरेक्शन किस मोशन में होगा। अगर हम जनरेटर की तरह यूज करते हैं मशीन को तो करंट निकालेंगे, और अगर हम मोटर की तरह यूज करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि किस डायरेक्शन में मोटर मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हमको दिखाई देता है, ये समझ में आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक आपको पता चला फर्स्ट कि हमें करंट मिला
और करंट कैसे मिला? अल्टरनेट करंट, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू माइनस, मैक्सिमम टू फिर मिनिमम, मिनिमम टू फिर माइनस मैक्सिमम, माइनस मैक्सिमम टू मिनिमम, ऐसे चल रहा है। ओके, और यहाँ पे हमें पता चला कि करंट की डायरेक्शन किधर को होगी, अंदर की साइड जाएगी या बाहर की साइड जाएगी। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो इससे करंट का डायरेक्शन हमको पता चलता है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि डीसी जनरेट कैसे होता है। डीसी जनरेट, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, डीसी जनरेटर की बात हो रही है। मेनली हम यहाँ पे डीसी जनरेट पढ़ रहे हैं, एसी जनरेटर नहीं पढ़ रहे हैं। एसी जनरेटर कैसे जनरेटर वो मैं एक्सप्लेन कर दिया। खैर नेक्स्ट चैप्टर जब एसी जनरेटर पढ़ेंगे उसमें भी मैं फिर से रिपीट करूँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। और डीसी जनरेटर में हमने बताया था कि डीसी जनरेट में सिग्नल जो होता है, पावर जो होता है, वो अल्टरनेट नहीं होता है, अल्टरनेट नहीं होता है। क्या होता है? डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट होता है, जो कि हमको मिलता है कैसे? इस फॉर्म में, विथ टाइम एंड करंट। ओके, तो वो कैसे मिलता है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने लूप कंडक्टर लूप बनाया था, जो कि हम मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा था, ये वही लूप है। इस लूप को हम यहाँ पे कम्यूटेटर से जोड़ दें। कम्यूटेटर क्या करता है कि ये कार्बन ब्रश लगा होता है, ये जो 1 और 2 आप लोग देख रहे हैं, ये कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश लगा और बीच में इंसुलेटर लगा होता है। ठीक है, अब जब ये कम्यूटेटर मूव करता है तो कार्बन ब्रश जो है वो स्प्रिंग के थ्रू इस गोल जो AB सर्कल आपको दिख रहा है, इससे चिपका होता है। और चिपका होता है तो जब ये रोटेट होता है कंडक्टर, तो इसकी वजह से करंट जो है, करंट की दिशा क्या होगी ये मैंने अभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से बता दिया। तो करंट जो है इधर से मान ली इधर को आ रहा है और फिर इसमें आ गया। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पे जब कंडक्टर मूव होता है तो फर्स्ट हाफ पहले हमें क्या मिल रहा था? अल्टरनेट सिग्नल। ओके, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जब आप इस फिगर में आप फिर से आप ध्यान देखेंगे, हमने इस कम्यूटेटर को और कार्बन ब्रश को लगा के इस बीच में इंसुलेटर लगा दिया, जिसमें क्या होगा कि अगर ये लूप यहाँ से इस डायरेक्शन में मान लो चल रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और जो कि पॉजिटिव हमारा ए साइड बन रहा है। अब क्या होगा कि जब पॉजिटिव ए साइड हो तो यहाँ अभी पैरेलल टू परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर से फिर पैरेलल होगा यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम होगा। तो ये जो ए साइड है जब रोटेट होगा तो ये पूरे ए साइड जो एक सपोज मान लीजिए ये एक बॉल है, बॉल को यहाँ से जहाँ के इंसुलेटर लगा है और इंसुलेटर से पूरा रोटेट करेगा हाफ पोर्शन रोटेट करेगा, और उसके बाद से फिर इंसुलेटर जो वो पार्ट कट जाएगा और उसके बाद से फिर ये बी पोजीशन आ जाएगा किस पे? ए पोजीशन पे, जो कि ये सेकंड फिगर में दिख रहा है। यानी कि जब बॉल रोटेट होगा तो उसकी दोनों साइड बी से ए से बी क्यों आएगा, तो जब बी आएगा और फिर बी वापस फिर रोटेट करेगा तो ये जो हाफ पोर्शन बी का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। पहले ए पॉजिटिव था हाफ पोजीशन, अब जब रोटेट होने की वजह से ये बी पॉजिटिव आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो EMF आपको दिख रहा है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो यहाँ पे क्या था कि पहले हमारा सिग्नल जो है ऐसे गया और वापस जो है अल्टरनेट होके घूम रहा था। यहाँ पे क्या है, जो नेगेटिव हाफ पोर्शन है, जो कि ये हाफ पोर्शन है आप देख रहे हैं, जो ये हाफ पोर्शन है, इसको हमने इस कम्यूटेटर को जब लगाया बीच में इंसुलेटर लगा के, तो क्या हुआ, पहले ए जब रोटेट हुआ इस कार्बन ब्रश पे 1 पे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर रोटेट हुआ तो 0 to 180 गया, जो कि 0 to मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। ओके, फिर ये जो बी पोर्शन था, यानी कि ये वाला बी पोर्शन जब ये रोटेट होता है तो यहाँ पे ये नेगेटिव जाता, लेकिन हमने फिर क्या किया, इंसुलेटर लगा दिया और ये बी पोर्शन पहुँच गया 1 पे, जो कि अब बी पॉजिटिव हो गया।
अब बी पॉजिटिव होने के बाद से जो नेगेटिव वाला पोर्शन था वो क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया, और ये नेगेटिव चीज़ें जो है यहाँ से हट गई, ये यहाँ से हट गई, और उसके बाद से हमें मिला वापस फिर से पॉजिटिव हाफ सर्कल। तो जो हमारा सिग्नल ऐसे ऐसे जाना चाहिए था वो सिग्नल मिल गया हमको ऐसे ऐसे, यानी कि जो नेगेटिव पोर्शन हाफ पोर्शन था वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता अगर हम कलेक्ट करते। तो अब कम्यूटेटर लगाने की वजह से ये नेगेटिव हाफ पोर्शन भी हमको पॉजिटिव में मिलने लगा, जिसकी वजह से कि हमें बोथ साइड के सिग्नल एक तरफ हमें मिलने लगे। अब इससे फ़ायदा क्या हो गया मैं बताता हूँ। इससे फ़ायदा ये देखिए, अभी तक हमें क्या डीसी सिग्नल मिला, डीसी सिग्नल जो है ना एसी सिग्नल मिला, और एसी सिग्नल को नेगेटिव हाफ को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, जो कि यहाँ पे है। ऐसे था नेगेटिव, ये नेगेटिव था, ये जो है नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये तो रेक्टिफाइड आउटपुट हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग एक फ़िल्टर सर्किट लगाते हैं। फ़िल्टर सर्किट में एक इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। इसको हम लोग इस सर्किट के हिसाब से हम लोग कनेक्शन देते हैं, सर्किट लगाते हैं, और सर्किट लगाने की वजह से जो हमारा रिपल होता है, जो ऐसे हमारा सिग्नल मिल रहा है, पूरा अल्टरनेट ऐसे सिग्नल मिल रहा है, अब वो सिग्नल इन फिल्टर सर्किट कैपेसिटर इंडक्टर लगे होने की वजह से क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, वो चार्ज होता है, और एक बार चार्ज होने की वजह से कैपेसिटर जो है वो इससे पहले डिस्चार्ज हो के जीरो पे आए, ये एक जो कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के हिसाब से और इंडक्टर के लगे होने की वजह से वो जो है रिपल्स को कम कर देता है। और इसको जो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, जो कि ऐसे ऐसे लाइन आ रही है, इसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं रिपल। इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं रिपल। अब होता क्या है कि जो एलसी फ़िल्टर है, जिसको हम लोग सिग्नल फ़िल्टर जिससे हम करते हैं, तो इसकी वजह से हमें फ़िल्टर आउटपुट मिलते हैं, और ये एक कम से कम रिपल्स होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, और हमें मिलता है क्या, डीसी आउटपुट मिलता है। ओके, तो ये था आपका क्या डीसी जनरेटर, ये कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो अभी हम लोग बेसिक चीज़ें जो है छोटे छोटे टर्म्स में लेके चलेंगे और सीखेंगे। तो अभी जो आपके लिए ये वीडियो है वो क्या है, डीसी जनरेटर एंड इट्स प्रिंसिपल, हाउ इट्स वर्क। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।